नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के मुद्दे पर अपनी बात एक बार फिर से पुरजोर तरीके से सामने रखी है। यूनाइटेड नेशंस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के योगदान की उन्होंने बात कही तो यूएन की मौजूदा दौर में प्रासंगिकता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इस विषय पर आज हम करेंगे न्यूज नाइट में विस्तार से चर्चा। साथ ही होंगी देश विदेश की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्था में व्यापक सुधार की जरूरत को पुरजोर तरीके से किया पेश। आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर उठाए सवाल, कहा उसे गंभीर आत्ममंथन की जरूरत। आतंकवाद और कोरोना जैसे संकटों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर खड़े किए सवाल। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी भूमिका पर प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से रखा पक्ष। कहा भारत के लोग लंबे समय से कर रहे हैं संस्था में सुधार का इंतजार। पूछा कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया में रखा जाएगा अलग। संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री ने दिया दुनिया को भरोसा। कहा भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को संकट से बाहर निकालने में आएगी काम। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अगले साल से शुरू हो रही भारत की पारी के लिए गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया करारा जवाब। राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत ने कहा जम्मू कश्मीर है भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा। इस केंद्र शासित प्रदेश में लाए गए नियम और कानून भारत का अंदरूनी मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ किया वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुई बात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को देता है प्राथमिकता। बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत श्रीलंका को देगा $1.5 करोड़ की सहायता। मछुआरों के मुद्दे पर रचनात्मक और मानवीय दृष्टिकोण से काम करते रहने पर बनी सहमति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा। नई टीम में बड़े बदलाव। तरुण चुग, दिलीप सैकिया समेत कुल 5 नए नेताओं को बनाया गया महासचिव। युवाओं को मिली तरजीह। सांसद तेजस्वी सूर्या को पार्टी की युवा मोर्चा की मिली जिम्मेदारी। कोरोना के खिलाफ जारी है भारत की जंग। पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए 93,420 लोग। रिकवरी रेट पहुंचा 82.14%। टेस्ट की संख्या 7 करोड़ के पार पहुंची। चेन्नई में हुआ एसपी बालासुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार। उनके फार्म हाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय कलाकार को किया याद। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर अब डालते हैं विस्तार से नजर। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के जिस मुद्दे पर भारत समेत अनेक देश अपनी बात सामने रखते रहे हैं, इस जरूरी विषय पर प्रधानमंत्री मोदी ने तथ्यों के साथ आज यूएन को आईना दिखाया और कहा कि सदी बदल जाने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार नहीं होने से वो अपनी उपयोगिता खोता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सुधारों के मोर्चे पर इस हुंकार के बाद वैश्विक मंच पर इस मुद्दे पर चर्चा और तेज होने की पूरी संभावना है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग करता रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित किया तो इस बार सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख बेहद सख्त था। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार की जरूरत को पुरजोर तरीके से रखा। प्रधानमंत्री ने आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए और कहा कि उसे मौजूदा हालात में गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है
कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद जैसे गंभीर खतरे और इसके दुष्परिणामों का जिक्र करते हुए इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। कितने ही आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया, खून की नदियां बहती रही। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे? पूरी दुनिया इस समय कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रही है। इस वैश्विक महामारी के दौर में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी प्रधानमंत्री ने प्रश्न चिन्ह लगाया। पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर अटूट विश्वास है और भारत के लोग लंबे समय से संस्था में सुधार का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, लेकिन अभी तक उसे संयुक्त राष्ट्र में सही अधिकार नहीं मिला है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मौजूदा दौर में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और विश्वसनीयता के संकट को लेकर जो आईना दिखाया है, उससे आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का रास्ता साफ होगा। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान का जिक्र किया तो भारत की अगुवाई में शुरू हुए वैश्विक पहल का भी गिनाना वो नहीं भूले। पीएम मोदी ने भारत की विकास यात्रा की बात कही तो दुनिया की चुनौतियों को लेकर भारतीय समाधानों को भी उन्होंने आज एक बार फिर से सामने रखा। कोरोना के समय में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दुनिया भर के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे हैं। शनिवार को पीएम मोदी ने संस्था के इस सालाना कार्यक्रम के अपने संबोधन में दुनिया के सामने मौजूद तमाम मसलों पर अपनी राय रखी, तो साथ ही अगले साल से सुरक्षा परिषद के चयनित अस्थायी सदस्य के रूप से शुरू हो रही भारत की पारी के बारे में प्राथमिकताएं पेश की। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान दुनिया को भारत की मदद का जिक्र किया और साथ ही विश्व को भरोसा दिया कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं।
विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम को भारत की संस्कृति और संस्कार का हिस्सा बताते हुए कहा कि पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध और विदेश नीति में इसी की झलक होती है। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में कभी पीछे नहीं रहते। अगले साल से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चयनित अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। यूएन के सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए भारत की इस सदस्यता की शुरुआत जनवरी 2021 से होगी। पीएम ने भारत की इस पारी के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी सामने रखी। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अपनी सरकार का मंत्र दुनिया के सामने रखा और कहा कि उनकी सरकार इसी के जरिए देश को बदल रही है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया और कहा कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अहम है। अध्यक्ष महोदय, बीते कुछ वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इस मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है। यह अनुभव विश्व के बहुत से देशों के लिए उतने ही उपयोगी है जितने हमारे लिए। अध्यक्ष महोदय, पैंडेमिक के बाद बनी परिस्थितियों के बाद हम आत्मनिर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को मजबूत करने के साथ ही उसे संतुलित और सशक्त बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया के देशों से अपील की कि वो संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पर मिलकर अपने आप को विश्व कल्याण के लिए समर्पित करने का प्रण लें। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो आज की ये बड़ी खबर थी, इसी खबर पे हम चर्चा भी करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष यही कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में सुधार को बताया वक्त की मांग। आज वक्त की मांग है कि यूनाइटेड नेशंस में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार ज़रूरी हो गए हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मनजीव सिंह पुरी जी, जो कि पूर्व डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर पुरी, मैं पहले आपका रुख करना चाहूँगा कि हम लगातार इस बात को कहते रहे और प्रधानमंत्री ने इस सुधार की बात को आज बहुत गंभीरता से, पुरजोर तरीके से आज इस मंच पर रखा है। प्रधानमंत्री का इस बात को इस तरीके से सामने रखना, इसके मायने, और क्या ये बहस अब एक और ऊपर के लेवल तक अब आ गई है कि बदलाव वक्त की ही मांग है? आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी के अपने मुंह से यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जब ये मांग उनके अपने भाषण में राइट एट द बिगिनिंग बोली जाए और वो भी इतने स्ट्रॉन्ग लफ्जों से,
तो ये जाहिर है कि सारी दुनिया इस बात को सुनेगी। लोगों ने ये भी नोट किया है कि आज के समय जब कोरोना ने हमें घेर रखा है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बोला कि देखिएगा आप लोग इकट्ठे होकर हमने क्या किया, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि हम लोग इकट्ठे तो हैं लेकिन इकट्ठे होने में उतनी क्षमता नहीं लाते जो कि कंटेम्पररी रियलिटीज के जो कंट्री स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हम उनको ला सकें। प्रधानमंत्री जी की जो बात है मैं मानता हूं बहुत अहम बात है। ये भारत के जो अपने डिप्लोमेट्स हैं, हमारे और जो साथी कंट्रीज हैं, उन सबको भी एनकरेजमेंट देगी, और साथ में जो दुनिया के आज जिनको आप कहो P5 कंट्रीज हैं और जो बाकी देश हैं, उन सबको भी प्रोत्साहन करेंगे कि देखिएगा आप रिफॉर्म करिएगा, रिफॉर्म में आपका भी फायदा है, विश्व का फायदा है और लोगों का फायदा है। मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने आप सही समय में जोर से बोली, और इसका जरूर अच्छा असर पड़ेगा। जी, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में सबसे पहला मुख्य तथ्य जो था वो संभवतः यही था कि जो सुधार की बात प्रधानमंत्री ने कही, और बॉडी लैंग्वेज भी इस प्रकार की थी कि आखिर ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में लगातार बात की जा रही, लेकिन इस पे एक्शन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। आपको लगता है कि ये अब एक तरीके से बात और ज्यादा आगे बढ़ती अब दिखाई पड़ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था वो बहुत प्रभावशाली था। वो एक नेता का ना होकर एक राजनेता का था। उन्होंने, जैसे आपके कमेंटेटर कह रहे थे, उन्होंने जो परमानेंट 5 देश हैं उनको खास तौर पे और बाकियों को आईना दिखाया कि देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। भारत का जो रोल रही है, भारत का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि पीस कीपिंग में, पीस बिल्डिंग में, सिक्योरिटी में तकरीबन 50 मिशंस में भारत ने योगदान दिया, और उन्होंने और भी चीजें जताई। तो इससे ये सोचने में बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हकीकत ये है, जैसे हमारे विदेश मंत्री जी ने भी कहा, फरवरी में कहा था कि यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में कभी ये संयुक्त राष्ट्र इतना इनइफेक्टिव नहीं हुआ है, और ये एक बड़ा चिंता का विषय, गंभीर विषय है। दिक्कत ये है कि जो देश संयुक्त राष्ट्र में है, जो परमानेंट मेंबर हैं, वो अपना कंट्रोल बनाए बैठे हुए हैं और वो जल्दी से बदलने वाले नहीं है। पर जो इंडिया का जो केस है इतना स्ट्रांग है कि समय चाहे लग सकता है पर उसको रोका नहीं जा सकता। ये वक्त की पुकार है। बिल्कुल, ये वक्त की जरूरत है। मिस्टर पुरी, आपको लगता है कि जो ये शब्द कहीं ना कहीं है कि आईना दिखाना, जिस बात का जिक्र विष्णु प्रकाश जी ने भी किया कि आईना दिखाना बहुत जरूरी है कि आखिर आप जिस उद्देश्य के साथ में आपने विश्व को जो योगदान देने के लिए जो शुरुआत की थी, आज आप खड़े कहाँ पे? प्रधानमंत्री ने कम से कम पीछे मुड़ के पलट के देखने के लिए उन सब बातों की ओर भी इशारा किया है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आपको दुनिया को उसका आईना जरूर दिखाना चाहिए, लेकिन जैसे विष्णु जी ने बहुत अच्छी तरह बोला, ये लोग बिल्कुल जानते हैं कि क्या परिस्थिति, ये नहीं है कि ये अनजान है। लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम उनको ये चीज ज्ञात दिला रहे हैं कि देखिएगा, अगर आप हमें जोड़ेंगे इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में, तो इससे दुनिया का फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। क्यों, ये जरा सोचिएगा। उन्होंने 5 लोगों ने ये गठित किया जिसको कहते हैं मल्टीपोलैरिटी को संभाला अपने पास 1945 जी। लेकिन अगर पूरे यूनाइटेड नेशंस के बारे में लोग सवाल खड़े करने शुरू, तो जो वो 5 लोग हैं उनकी क्या हालत रह जाएगी। उनका भी इसमें फायदा है कि आप और लोगों को साथ में जोड़िएगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण दुनिया में था 2008 में जब बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, तो यही दुनिया के बड़े जो देश थे जो आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत थे, उन्होंने क्या कहा कि जो बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी जोड़िए और G20 बनाइए और देखिए उससे क्या हुआ। तो कई बार ऐसा होता है जो आपकी क्षमता है उनको वो लोग भी लेवरेज करते हैं, और हम उनको ये दिखा रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि देखिएगा, आप हमें अपने साथ जोड़ेंगे, विश्व का फायदा होगा, साथ में आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आप तो आज भी स्टीयरिंग व्हील चला रहे हैं, कल भी चलाएंगे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील में पावर तो और ज्यादा होगी ताकि जिस चीज को आप आगे ले जाना चाह रहे हैं वो भी आगे चले।
जी, मिस्टर विष्णु प्रकाश जी, आपको लगता है कि जिन रिफॉर्म्स की बात लगातार भारत करता है, अब उन रिफॉर्म्स में क्या बड़े बदलाव की हम बात करते हैं? क्या उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन तक ही बात सीमित है, या उसका जो काम करने का तरीका है उसमें भी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ज़रूरत है? क्योंकि आखिर जब वो काम कर रहा है उसके मायने क्या हैं, लॉजिक क्या है, किसका उसका बेसिक्स क्या है, इन सब चीज़ों में भी एक तरीके से बड़ा सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल है जी। देखिए, अफसोस की बात यह है कि जो 1945 का ढांचा था वो ही ढांचा अभी तक चल रहा है 75 साल के बाद। क्या 75 साल में कोई बदलाव नहीं आया है? क्या देशों की काबिलियत में बदलाव नहीं आया है? जियो पॉलिटिक्स में बदलाव नहीं आया है? आज 75 साल में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज जरूरत किसको है? आज जरूरत है विकासशील देशों को। आज जरूरत है शांति की, अमन की, आतंक के खिलाफ आवाज उठाने की। तो ये जो देश जिस तन लागे वो तन जाने, तो जो देश ये भुगत रहे हैं, जिन्होंने इस प्रतिक्रिया में पार्टिसिपेट किया है, उनकी आवाज आप कैसे रोकेंगे? और अगर रोकेंगे तो महत्वता नहीं रह जाती, और इसलिए नहीं रह जाती कि अब देखिए इस वक्त सबसे बड़ा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट क्या है? कोरोना वायरस। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये काबिलियत, टाइम, इंक्लिनेशन है ही नहीं कि सबसे बड़े क्राइसिस की बातचीत करें। तो इससे ज्यादा आप क्या कह सकता है कोई? तो ये एक ऐसी स्थिति है, अगर तो ये बड़े देश नहीं चाहते कि इसमें सुधार हो तब तो ये चलने दें, पर शायद इससे सारी दुनिया को नुकसान होगा, ह्यूमैनिटी को नुकसान होगा, और ये समय आ गया है कि ये इसमें सुधार किया जाए। समय आ गया है, सुधार किया जाए। मिस्टर पुरी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का इस बात को फिर से रेखांकित करना कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, जहां 18% के आसपास आबादी रहती है, जहां पे सैकड़ों बोलियां और पंथ हैं, उस मुल्क के लोगों को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि वो जो निर्णय प्रक्रिया है यूएन की, उसमें वो सही प्रकार से भागीदारी कर सके? अपने आप में ये भी एक यूएन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हेलो जी, मिस्टर पुरी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, मैं कुछ थोड़ा सा जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 18% आबादी यहाँ रहती है, और उसके बावजूद सैकड़ों बोलियां और पंथ हमारे यहाँ पे हैं। इतनी विविधता वाले देश को आज निर्णय प्रक्रिया जो यूएन की है उसमें रिप्रेजेंटेशन उस लेवल का नहीं मिला जो इसका कि वो हकदार है। ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिएगा, मैं नहीं मानता कि कोई भी ये समझता है कि भारत जैसे देश को इस किस्म के जो स्ट्रक्चर है, ग्लोबल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, यूनाइटेड नेशन, इसके गवर्नेंस में नहीं होना चाहिए। लेकिन परिस्थिति ये है कि 1945 में कुछ चीज बन गई और कुछ लोग वहां पर, जिसको कहते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर की लीडरशिप में बैठ गए। अब वो उसको शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि इस शेयरिंग में भारत जैसे देश को बीच में लाने से उनकी लीडरशिप को भी बढ़ोतरी मिलेगी। इसलिए उनको अपने आप भी रियलाइज करना चाहिए कि ये सिर्फ अपने में सीमित रख के कुछ नहीं हो रहा, उनके ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर सवाल और ज्यादा खड़े हो जाएं तो ये जो नेतृत्व कर रहे हो, तो किसका नेतृत्व कर रहे हो? वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो आप किस चीज के लीडर बन रहे? उसके लिए उनका भी उसमें फायदा है। तो मेरा बिल्कुल स्थायी स्पष्ट इसमें कहना है जी कि भारत जैसे देश, जो हम इसको कहते हैं क्षमताएं लाते हैं, सिर्फ यही नहीं कि हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यही नहीं, हम क्षमताएं लाते हैं। हम पॉवर्टी एलिविएशन की तरफ एक्शन लेते हैं, हम पीस कीपिंग में बहुत जबरदस्त एक्शन लेते हैं, और हम एक ऐसा कंट्री है जिसमें जो जो चीजें हम करते हैं उससे बहुत सारे बाकी देश दुनिया के वो प्रभावित होते हैं और पॉजिटिवली प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें साथ में लेना उनके लिए भी फायदा है। एक मैं और आपसे बात की, 1945 में हमने दुनिया के दो आर्थिक बहुत मजबूत देश जर्मनी और जापान को बाहर रखा। उसका कारण बहुत ऑब्वियस था, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो एनिमी कंट्रीज थे। लेकिन आज की परिस्थिति में जो कंट्रीज के यूनाइटेड नेशंस के कंट्रीब्यूशंस में, उसके बजट में ही छोड़िएगा, दुनिया के जीडीपी में जिनका नंबर इतना आगे है, आप उनको ही नहीं बीच में डालेंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा?
सो रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं। जी। और कंटेम्प्रेरी रियलिटी इतनी ज्यादा उलझ गई है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि आप दुनिया के जो केपेबल हैं सबको बीच में लाइए, उससे आपका भी फायदा होगा, आपका नेतृत्व इनफैक्ट आगे बिल्कुल, आपका एक रिलेवेंस भी बढ़ेगा, जो आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। विष्णु प्रकाश जी, आपको लगता है कि भारत के रोल की जब बात होती है तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात होती है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमारी चाहे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, या हमारे जो वैश्विक मंच पे जो योगदान रहा है ISA बनाने से लेकर योगा डे या अन्य चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। आपको लगता है कि एज ए ग्लोबल लीडर के तरीके से भी भारत का जो एक योगदान है उसके चलते भी हमारी दावेदारी और पुख्ता होती है? मिस्टर प्रकाश, आपको लगता है कम से कम ये भी तथ्य, सारी चीज़ें हमारे हक में जाती हैं? देखिए, दावेदारी में तो कोई शक है ही नहीं। अगर कोई ये मेरिट्स पे जाए और देखे कि किस देश का अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एक सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, तो वो बड़े आराम से भारत है, उसमें कोई शक नहीं है। और फर्क भी देखिए क्या है कि हमारे पड़ोस में दो देश हैं, एक आतंकवाद का कारखाना है और एक विस्तारवाद की नीति अपनाए हुए है। और भारत की क्या नीति है कि साहब, कोरोना वायरस की जब वैक्सीन होगी तो हमने पहले ही 150 देशों को दवाइयां दी हैं, हम दुनिया भर को वैक्सीन देंगे। ये फर्क है। तो इससे एक और भी एस्पेक्ट आ जाता है कि कई देश इससे घबराते हैं कि जो हमारा क्रेडेंशियल है, हमारा रोल है, हमारा रुतबा है, उसके कारण अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उनका फीका पड़ जाए, क्योंकि उनके जो एजेंडा है वो अपना अंदरूनी एजेंडा है, सेल्फिश एजेंडा है, जो प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया जी। तो हमको जो हम कर रहे हैं हमको प्रयत्न करना है। ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो प्रयत्न है ये शायद काफी समय तक चलेगा, क्योंकि जो देश अंदर हैं वो इतनी जल्दी मानेंगे नहीं, पर जो समय आ गया भारत का, वो समय की मांग कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा मान्यता है। जी, मिस्टर पुरी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत के अंदर हो रहे तमाम रिफॉर्म का भी जिक्र किया? उन्होंने कहा कैसे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म एक तरीके से हो रहा है। उन्होंने बताया कैसे करोड़ों लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंची हैं, लोगों को डिजिटली एम्पावर्ड किया जा रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है। आपको लगता है कि कम से कम ये सब चीज़ें भी वैश्विक मंच पे प्रधानमंत्री के संबोधन में रखना भारत की कहानी को दुनिया को बताने का एक बेहतरीन मौका? कि आप देखिए कि आखिर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हम काम क्या कर रहे हैं और क्यों हमारा जो बात है वो अपने आप में इस वैश्विक मंच पे जरूरी है रखना? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो तरक्की हुई है, भारत में जो प्रोग्रेस हुआ, उसको विश्व के मंच पे जरूर रखना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ये कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ, लेकिन और कहीं बहुत अच्छी चीजें हुई। अगर दुनिया में पॉवर्टी लेवल्स कम हुए हैं तो किस लिए कम हुए? क्योंकि भारत जैसे देश में नंबर बहुत कम हुए। अगर हम आज बताएंगे कि कोरोना के कारण जो नंबर ऑफ मोर्टेलिटी, जो डेथ्स हैं, वो नंबर इतना ज्यादा बढ़ नहीं गया, तो उसका क्या कारण है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो बहुत कंट्रोल में रहा। देखिए, भारत की जो एक किस्म की जो सिचुएशन है, 18% ऑफ ह्यूमन काइंड अगर आपके हो तो जो भी चीज आपके यहाँ होती है उससे ग्लोबल नंबर्स ही इम्पैक्ट है। ये तो बहुत अच्छी चीज थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रधानमंत्री जी ने कही। तो मैं मानता हूं कि लोग इसको जरूर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और जैसे मेरे साथी एम्बेसडर विष्णु प्रकाश ने बहुत अच्छी तरह बोला, मैं तो बहुत मानता हूं कि देखिएगा, हमें इस चीज पे दृढ़ रहना चाहिए कि देखिए, रिफॉर्म तो होगा ही, होना ही। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि जो लोग हैं वहां पर, ना कहना बहुत आसान है, इसका ये मतलब नहीं कि ये कंस्ट्रक्टिव आंसर है, लेकिन पुश और प्रेशर जरूर रखना चाहिए और आपको वहां दृढ़ता के साथ बैठना चाहिए। ये निराशा की बात नहीं जी। ये तो सिर्फ जिसको कहते हैं वहां रहना चाहिए, बी देयर, क्योंकि पूरा ग्लोबल माहौल इस तरह बन रहा है कि देखिएगा भी, need global governance and we need a reformed global governance which reflects contemporary reality, ताकि आज की चीजों के साथ हमारे पास वो टूल्स हों जिससे कि हम इनमें चेंजेस लाएं। विष्णु प्रकाश जी, आपको लगता है कि एक ग्लोबल गवर्नेंस में एक वैक्यूम जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, और अब जब प्रधानमंत्री ने इस बात को इस मंच पे बहुत पुख्ता तरीके से रखा है,
क्या आगे का रास्ता और कैसे आगे की मुहिम अब आगे चलेगी और किस प्रकार से बात हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, तब जबकि रिफॉर्म को हम अगर सिर्फ कहने नहीं बल्कि होते हुए देखने की अगर हम उम्मीद करते हैं तो? देखिए, ये इसके लिए बहुत हर प्रयत्न करना पड़ेगा हमको। जैसे एम्बेसडर मंजीव पुरी ने कहा और बहुत अहम बात की उन्होंने कि अगर ये जो बड़े देश हैं, P5 कंट्रीज हैं या कुछ उनमें से समझ जाए कि रिफॉर्म्स से उन सब का फायदा होगा, यूएन का फायदा होगा, जो पहले परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी साख बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया में शांति आएगी, अमन आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो एक तो ये है। दूसरा, इसके लिए ग्राउंड अप प्रेशर बनाना पड़ेगा। हर एक प्रगतिशील देश को ये आवाज उठानी पड़ेगी कि देखिए, ये जो एक तरफा खेल आप खेला जा रहा है, ये नहीं चलेगा। अब यूएन में क्या हो रहा है, 5 देश किसी भी चीज पे मानते नहीं है। कोई वीटो कर देता है, कोई वीटो कर देता है। हकीकत यह है कि 1991 के बाद, 91 में था जबकि इराक ने कुवैत पे हमला किया था, तब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सहमति हुई थी, उसके बाद सहमति ही नहीं हुई है। तो इसके लिए प्रयत्न लगातार करना पड़ेगा, सब देशों को साथ लेके चलना पड़ेगा। पर यह है कि हमको हमारे इरादे मजबूत हैं और हम, मेरा ख्याल जो 10 साल पहले की स्थिति थी, और मंजीव पुरी ने काफी, एम्बेसडर मंजीव पुरी ने तो अंदर से देखा है क्योंकि ये भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे यूएन में, तो 10 साल के पहले की स्थिति थी, उससे सुधार हुआ है। पर मुझे लगता है कि ये लंबी लड़ाई है जी, और ये हमको लड़नी है और हमारे में क्षमता है। बिल्कुल क्षमता है, लड़ाई है और लंबी है, लेकिन हम अपने प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रधानमंत्री के संबोधन में भी देखने को मिला कि हमने अपनी बात को किस पुख्ता तरीके से रखा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी इजाज़त दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां, हमारा बैंक वहां। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कोरोना काल में भी भारत अपने मित्र देशों के साथ आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की, चर्चा की। अपनी इस नई पारी की शुरुआत करने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री की किसी भी वैश्विक नेता के साथ ये पहली मीटिंग थी जिसके तहत उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए चुना। कोरोना काल में भी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के भारत के प्रयास जारी हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने राजपक्षे के साथ अनेक विषयों पर बातचीत की, जिनमें द्विपक्षीय संबंध तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जैसे विषय शामिल रहे। शिखर वार्ता में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को मिली बड़ी जीत दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहन बनाएगी। आपकी पार्टी की हाल ही की जीत के बाद भारत और श्रीलंका संबंधों में एक नए ऐतिहासिक अध्याय को जोड़ने का बहुत अच्छा अवसर बना है। दोनों देशों के लोग नई आशा और उत्साह के साथ हमारी ओर देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्राप्त मजबूत जनादेश और आपकी नीतियां, उसको संसद से मिल रहे मजबूत समर्थन से हमें द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में प्रगति करने में मदद मिलेगी। श्रीलंका के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली वर्चुअल बैठक थी, जबकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजपक्षे की भी किसी अन्य देश के नेता के साथ ये पहली कूटनीतिक वार्ता थी।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। भारत और श्रीलंका के बहुमुखी संबंध हजारों साल पुराने हैं। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के तहत श्रीलंका से संबंधों को हम विशेष और उच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत और श्रीलंका बिम्स्टेक, IORA, सार्क मंचों पर भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दोनों देशों के बहुत पुराने समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भारत से मिली मदद की सराहना की और कहा कि उनकी सरकार दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का काम करेगी। कोविड महामारी के ये वैश्विक महामारी की वजह हमारा अर्थव्यवस्था, श्रीलंकी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था टूट गई थी। उसे ऊपर उठाने की शक्ति भारत से हम मांग रहे हैं और भारत की सरकार उसके लिए हमें सहायता दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच में धार्मिक संबंधता और पुरानी मित्रता बड़े गौर से सुरक्षा करने के लिए हम वचन दे रहे हैं। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वार्ता की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक शिखर बैठक के नतीजे बेहद अहम तथा सकारात्मक रहे। महिंदा राजपक्षे के साथ वार्ता में पीएम मोदी ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $1.5 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका की नई सरकार से समानता, न्याय, शांति, गरिमा की तमिलों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए काम करने को कहा। पीएम मोदी ने राजपक्षे से तमिल सुलह सफाई मुद्दे पर श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन को लागू करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग की प्रगाढ़ता पर संतोष व्यक्त किया और आगे समुद्री सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमति जताई। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर भी बातचीत हुई। मछुआरों के मुद्दे पर पीएम मोदी और राजपक्षे ने इस दिशा में रचनात्मक और मानवीय दृष्टिकोण से काम करते रहने पर सहमति जताई। The two leaders also exchanged views on the fishermen issues. They agreed to continue and strengthen the ongoing constructive and humanitarian approach to this problem through existing bilateral channels and instructed relevant officials to this effect. गौरतलब है कि राजपक्षे की पार्टी को देश के संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल हुआ था। इसके बाद उन्होंने 9 अगस्त को नए कार्यकाल के लिए श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने किसी देश के साथ पहली राजनयिक बैठक की। अब इस वार्ता के नतीजों से संबंधों को प्रगाढ़ करने में काफी मदद मिलेगी। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के पदाधिकारियों की नई टीम की आज घोषणा की है। इस नई टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। टीम में युवाओं को तरजीह दी गई है। सांसद तेजस्वी सूर्या को पार्टी के युवा मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में युवा नेताओं को खास तरजीह दी है। नई टीम में कुल 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। 8 महासचिव में से 5 पर नए नेताओं को मौका दिया गया है। पुरानी टीम में राष्ट्रीय महासचिव सांसद भूपेंद्र यादव, सांसद अरुण सिंह और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय नई टीम में भी महासचिव के रूप में शामिल किए गए हैं। वहीं महासचिव पद पर नए चेहरों में सांसद दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी नेत्री डी पुरंदेश्वरी, भाजपा नेता सीटी रवि और तरुण चुग के साथ सांसद दिलीप सैकिया के नाम शामिल हैं। वहीं 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, राधा मोहन सिंह, बैजयत जय पांडा, रघुबर दास, मुकुल रॉय, रेखा वर्मा, अन्नपूर्णा देवी के नाम शामिल हैं। भाजपा युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या को जिम्मेदारी दी है। वहीं सांसद राजकुमार चाहर भाजपा किसान मोर्चा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर के लक्ष्मण भाजपा ओबीसी मोर्चा के नए अध्यक्ष बने हैं। वहीं लाल सिंह आर्या भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सांसद समीर ओरांव भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि जमाल सिद्दीकी को भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्रियों की सूची में पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, हरीश द्विवेदी जैसे पार्टी के युवा चेहरों को भी जगह दी गई है। वहीं राजेश अग्रवाल को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर बीएल संतोष और 3 सह संगठन मंत्रियों वी सतीश, सौदान सिंह और शिव प्रकाश अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इसके साथ ही नई टीम में सांसद अनिल बलूनी को मुख्य प्रवक्ता के साथ मीडिया प्रभारी, वहीं संजय मयूख को मीडिया सह प्रभारी बनाए रखा गया है, जबकि अमित मालवीय भी आईटी सेल और सोशल मीडिया के प्रभारी के तौर पर फिर नियुक्ति किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की नई टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, नई टीम को बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि वे पार्टी की गौरवशाली परंपरा का ध्यान रखते हुए भारत के लोगों की निस्वार्थ भाव और समर्पण के साथ सेवा करेंगे। आशा है कि गरीबों को सशक्त बनाने में कठिन परिश्रम करेंगे। बीजेपी की नई टीम में सबसे खास बात यह है कि नए चेहरों को विशेष तरजीह मिली है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। और बात कोविड-19 की। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई रंग लाती नजर आ रही है, जिसके चलते न सिर्फ ठीक होने वाले लोगों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं मृत्यु दर का आंकड़ा भी लगातार गिरता जा रहा है। भारत ने कोरोना टेस्टिंग में भी नए प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोविड-19 महामारी से मुकाबले में भारत लगातार कामयाबी हासिल कर रहा है। इसमें खास तौर पर टेस्ट की संख्या और ठीक होने वाले मरीजों के मामले में दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। देश में टेस्ट की कुल संख्या 7 करोड़ के पार जा चुकी है और प्रति 10 लाख की आबादी पर टेस्ट की संख्या 50,920 पहुंच चुकी है। अब देश में 1086 सरकारी और 737 निजी प्रयोगशालाओं सहित कुल 1823 प्रयोगशालाएं हैं। फिलहाल देश में हर दिन लगभग 15 लाख टेस्ट हो रहे हैं। We just started with a single lab in the country. Now we have facility in 1823 labs today. And when everyone used to talk about tests, we are now, today morning when I saw the report, yesterday we have done something like 13.5 lakh tests. Day before we had done close to 15 lakh tests. And we have already crossed 7 crore tests in the whole country. इसके साथ ही देश में तेजी से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 93,420 नए रोगी ठीक हुए हैं और इसके साथ ही ठीक होने वाले रोगियों की कुल संख्या 48,49,584 पहुंच गई है। अब सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने की दर 5 गुना अधिक हो गई है। ठीक होने वाले मामले की कुल संख्या 48,49,584 है, जो कि सक्रिय मामलों की संख्या 9,60,969 से 38,88,615 अधिक है। सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 16.28% है और इसमें भी लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही रिकवरी दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 82.14% पर पहुंच गई है। देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों की तुलना में रिकवरी की दर ज्यादा हो गई है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नए रिकवर मामलों में लगभग 73% योगदान है। इन तमाम कामयाबियों के बीच देश में कोरोना वायरस के बचाव के लिए टीका विकसित करने पर भी तेजी से काम चल रहा है। 4 vaccines are in the advanced stage of the preclinical trials. 3 vaccines in India are in phase 1, 2, 3 of human trials now. So anytime in the next few months we could have a vaccine also. Similarly for the drugs also, they are having research done on plant-based drugs also. They are also having this MW thing, this immunomodulatory Sepsivac and all, which has already gone into the 3rd phase of trials. देश में सरकार की 3 स्तरीय रणनीति टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट की शुरुआत परीक्षण से होती है। अपनी इस रणनीति के तहत भारत ने एक दिन में ठीक होने वाले सर्वाधिक रोगियों के साथ ही वैश्विक रैंकिंग में ठीक होने वाले कुल रोगियों की संख्या में शीर्ष स्थान बनाया हुआ है। तापस भट्टाचार्य के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। आज CSIR का 79वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि
भारत में एक दिन में 10 लाख पीपीई किट निर्मित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान से स्थिति को सफलतापूर्वक बदलने का प्रयास किया है। भारत ने 100 से ज़्यादा देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा मुहैया कराई है। Latest appeal of the Prime Minister about developing an Atmanirbhar Bharat, I think that is a great inspiration to all of us. At least I feel that the scientific community can take a lot from that. And the experience of having worked during COVID and having been able to successfully change the situation from a situation where we are importing everything to a situation we are now exporting everything, in a position to exported hydroxychloroquine to over 140 countries. आज CSIR का स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए इस संस्था को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि CSIR के स्थापना दिवस पर इससे जुड़े लोगों को बधाई। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने में CSIR सबसे आगे है। वे कोविड-19 से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य के प्रयासों के लिए CSIR को शुभकामनाएं। और खबर मुंबई से। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड ड्रग्स नेक्सस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने कई बॉलीवुड कलाकारों को पूछताछ के लिए आज समन भेजा है। इस मामले में आज का दिन काफ़ी अहम रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर आज NCB के ऑफिस पहुंची थीं। पूछताछ में दीपिका, सारा, श्रद्धा तीनों ने ड्रग्स के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे पूछताछ चली। इसके बाद वह वहां से घर चली गई। इसके बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ खत्म हुई और वह दोनों भी NCB के दफ्तर से बाहर निकल गईं। वहीं NCB ने धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। क्षितिज से 24 घंटे पूछताछ चली और ड्रग्स की खरीद फरोख्त में उनकी संलिप्तता पाई गई है। खाली फिल्म अभिनेत्रियों के नाम आ रहे हैं, लेकिन जो अभिनेता ड्रग लेने वाले हैं, देने वाले हैं, लाने वाले हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा एक हमारी मांग ये है, जिन्होंने नशा के लिए ड्रग का बहुत बड़ा सेवन किया है, तो ऐसे जो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, जो निर्माता है, उन्होंने ऐसे अभिनेत्री अभिनेताओं पर बहिष्कार डालना चाहिए। सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए जो बिल पास किए हैं उनका कुछ किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। दरअसल हरियाणा के अंबाला में किसान संगठनों द्वारा शुक्रवार को किए विरोध प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन ड्यूटी पर जा रहे सेना के काफिले को भी रोक दिया गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसानों ने व्यस्त अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर सेना के ट्रकों के एक काफिले को रोक दिया। हालांकि बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आपातकालीन ड्यूटी पर जा रहे सेना के काफिले को रोड की दूसरी ओर से गुजरना पड़ा। और अब देखते हैं देश भर की अन्य बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 1,75,000 कृषि परिवार लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, इसके लिए अनेक कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिनमें से किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है। चुनाव आयोग के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद चुनावी जंग के लिए मैदान तैयार हो गया है। इस बीच बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद उनके प्रदेश के विधानसभा का चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं, पर गुप्तेश्वर ने नीतीश से हुई इस मुलाकात के राजनीतिक होने से इनकार किया है। तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तेलंगाना के शमशाबाद में तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं शहर में कई जगहों में जल भराव हो गया है। इसकी गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर पाक सेना ने देर रात जम्मू संभाग के पुंछ जिले के देगवार सेक्टर में भी भारी गोलीबारी शुरू कर दी। पाक सेना ने पहले भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की और कुछ समय बाद रिहायशी क्षेत्रों में मोर्टार दागने शुरू कर दिए। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.8 मापी गई। हालांकि इसका असर सिर्फ श्रीनगर शहर और आसपास के इलाकों में ही महसूस किया गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि भूकंप अपराह्न 12:02 पर आया और इसका केंद्र जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रहा। शुक्रवार को लद्दाख क्षेत्र में शाम 5.4 और 3.6 की मध्यम तीव्रता वाला भूकंप 2 बार आया। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपनी मखमली आवाज़ से 4 दशक से भी ज़्यादा समय तक संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल उनका निधन हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक भी मौजूद रहे। 4 दशक से भी लंबा वक्त और एक मखमली आवाज का जादू। ये आवाज थी पद्मश्री एसपी बालासुब्रमण्यम की। हिंदी सिनेमा जगत हो या फिर तेलुगु, तमिल या कन्नड़, हर जगह उन्होंने पहचान बनाई। एक ऐसी विरासत वो अपने पीछे छोड़ गए जो आने वाले कई दशकों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। चेन्नई के बाहरी इलाके में रेड हिल स्थित उनके फार्म हाउस पर शनिवार सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ महान कलाकार एसपी बालासुब्रमण्यम को अंतिम विदाई दी गई। लोगों का हुजूम, कई खास लोग जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई मंत्री, राजनीतिक व्यक्ति और फिल्मी जगत के लोग मौजूद रहे। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास नुगंबक्कम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बाद में अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को थिरुवल्लुरु के नजदीक ही थमरी पक्कम स्थित फार्म हाउस लाया गया। 74 वर्षीय गायक का निधन 25 सितंबर को एमजीएम अस्पताल दोपहर 1:04 पर हुआ था। इससे पहले वे अगस्त महीने में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे और उनका इलाज किया जा रहा था। अस्पताल के मुताबिक 4 सितंबर को वे संक्रमण मुक्त हो चुके थे। 1946 में जन्मे एसपी बालासुब्रमण्यम ने अपना सफर तमिल श्री श्री मर्यादा रमन्ना में गाना गाने से की थी। इसके बाद वे तेलुगु, कन्नड़ और फिर हिंदी सिनेमा जगत से आ जुड़े। उनकी आवाज को हिंदी सिनेमा में सलमान खान तो वहीं कमल हसन और रजनीकांत का पर्याय माना जाता था। बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे। उन्होंने 40,000 से भी ज्यादा गाने गाए। 60 के दशक से सक्रिय रहे एसपी बालासुब्रमण्यम अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी काम के प्रति समर्पित रहे। शायद ही उनके जैसा कोई और हो सके। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़। और अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। लेबनान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने शनिवार को सरकार के गठन पर चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच इस्तीफा दे दिया। मुस्तफ़ा अदीब ने प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त होने के करीब 1 महीने बाद राष्ट्रपति मिशेल एऊन के साथ एक बैठक के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। जर्मनी में पूर्व राजदूत रहे मुस्तफ़ा अदीब को कुछ ही समय पहले मंत्रिमंडल द्वारा चुना गया था। उन्होंने मंत्रिमंडल के गठन में विफल होने के बाद पद से हटने का फैसला किया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शुक्रवार शाम को हुई विमान दुर्घटना की त्वरित जांच का आदेश दिया है। वायुसेना के कैडेट्स को ले जा रहा एक सैन्य परिवहन विमान शुक्रवार शाम पूर्वोत्तर यूक्रेन में एक राजमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस विमान दुर्घटना के कारणों के तुरंत स्पष्ट किया जाना चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।
शनिवार को सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर सऊदी अरब जाने के लिए फ्लाइट टिकट लेने के उद्देश्य से ढाका में एयरलाइंस के ऑफिस के बाहर एकत्र हो गए। बांग्लादेश और सऊदी एयरलाइंस दोनों ने हजारों प्रवासियों के टिकट जारी करने की शुरुआत कर दी है। ये प्रवासी मजदूर कोरोना महामारी के कारण छुट्टियों में लौटे थे और उनके बाद से वो वापस नहीं जा पाए थे। उधर दक्षिण सूडान में इस समय गंभीर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। संकटग्रस्त दक्षिण सूडान में गंभीर बाढ़ के कारण जुलाई से 6 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। यह अफ्रीकी देश बाढ़ की चपेट में आने से पहले से ही 5 साल के गृह युद्ध से उबरने और खाद्य पदार्थों की भारी कमी से जूझ रहा था। 2020 बीजिंग इंटरनेशनल ऑटोमोटिव एक्सपो को शनिवार को बीजिंग में शुरुआत हो गई है। ये ऑटो एक्सपो 5 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कई नए वाहनों को प्रदर्शित किया गया। कोविड महामारी के समय में बीजिंग में शुरू हुआ ये ऑटो एक्सपो इस साल शुरू हुआ दुनिया का एकमात्र शीर्ष ऑटो एक्सपो है। इस ऑटो एक्सपो को इस साल अप्रैल में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। और खबर खेल के मैदान से अतिरिक्त समय में पेनल्टी के जरिए किए गए गोल की मदद से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहली जीत हासिल कर ली है। रोमांचक मुकाबले में मैन यू ने ब्राइटन को 3-2 से हराकर लीग में 2 मैचों में पहली जीत हासिल की है। ब्राइटन ने 40वें मिनट में हुए गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि 3 मिनट बाद ही ब्राइटन के डंक गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गेंद मार बैठे। इस तरह पहले हाफ में मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। मैच के 55वें मिनट में रैशफोर्ड ने गोल करके मैन यू को मुकाबले में 2-1 से आगे कर दिया। मैच के अतिरिक्त समय में दोनों टीमों के बीच रोमांचक संघर्ष देखने को मिला। ब्राइटन ने अतिरिक्त समय में मार्च के गोल की मदद से मैच बराबर कर दिया। हालांकि मैच खत्म होने से कुछ ही पल पहले मैन यू को पेनल्टी के रूप में गोल करने का एक बेहतरीन मौका मिला। ब्रूनो फर्नांडिस ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया और गोल करके टीम को 3-2 से रोमांचक जीत दिला दी। लुइस सुआरेज ने एटलेटिको मैड्रिड के साथ 2 साल का करार किया है। सुआरेज ने कल मैड्रिड पास किया। इससे पहले सुआरेज एटलेटिको की ला लीगा प्रतिद्वंदी बार्सिलोना में थे। 33 साल के सुआरेज बार्सिलोना से एटलेटिको में फ्री ट्रांसफर के तहत आए हैं। सुआरेज ने पिछले सीजन में बार्सिलोना के लिए 16 ला लीगा गोल किए थे। उन्होंने शुक्रवार को एटलेटिको के साथ पहले अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। रविवार को ग्रेनेडा के खिलाफ होने वाले मैच में टीम की ओर से वो उतर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह कल पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कार्यक्रम डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन करेंगे। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर हो रही है। इस कार्यक्रम के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना काल के बाद पर्यटन को और बढ़ावा देने का मकसद बनाया गया है। तो इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट के सफर में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।